हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और यार आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज है हमारे साथ जहांज़ेब हाशमी ऑटो पार्क से। जहांज़ेब, थैंक यू सो मच वीडियो में आने के लिए। No problem. Thank you so much for having me. नो वरीज जी। बेसिकली आज की वीडियो जो है हम दोनों आपस में कुछ कन्वर्सेशन करेंगे दो जैगेंटिक किस्म के बीस्ट के बारे में। और सबसे मजे की बात कि ना सिर्फ ये गाड़ियाँ बीस्ट हैं बल्कि ये जर्मन बीस्ट हैं, जिसकी वजह से आपको पावर और लग्जरी दोनों ही चीज़ों का एक कॉम्बो एक ही पैकेट के अंदर मिलता है। सो गाड़ियाँ हैं बेसिकली, एक है हमारे पास 2018 मॉडल BMW 740e प्लग इन हाइब्रिड, और दूसरी गाड़ी जो है भाई वो तो मेरी भी पर्सनल फेवरेट गाड़ी है 2023 BMW i7। सो जहांज़ेब से हम कुछ चीज़ें पूछेंगे इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंसेस क्या हैं, मॉडल में क्या डिफरेंसेस हैं, वो तो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। लेकिन मेन जो चीज़ है जहांज़ेब, मुझे ये बताइए दोनों गाड़ियों की प्राइस में क्या फ़र्क है। ओके, ये गाड़ी 2018 है और इसकी डिमांड है 2,95,00,000 और ये गाड़ी है 2023 की। ये दोनों ही गाड़ियाँ फुली स्पेक्ड हैं और ये 23 की है, इसकी डिमांड है 5,95,00,000। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली दोनों गाड़ियों की प्राइस में कह लें कि 50% का फ़र्क है, ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क है। 100% का फ़र्क है, Yes. ऑलमोस्ट डबल है प्राइस को अगर हम एक तरफ रखें और दोनों गाड़ियों के डिफरेंसेस की अगर बात करें तो जहांज़ेब मुझे ये बताइए कि इस गाड़ी में और इस गाड़ी में अगर हम प्राइस को एक तरफ रख के डिफरेंसेस की बात करें तो क्या फ़र्क है। ये है बेसिकली दोनों गाड़ियाँ BM की 7 सीरीज जो कि टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी होती है, फुल साइज सेडान्स होती हैं, लेकिन ये पुरानी जनरेशन है और ये इसकी नई जनरेशन है। अब कहने को इनमें सिर्फ एक जनरेशन का फर्क है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। वैसे पाकिस्तान में तो ये होता है कि सिर्फ डाई चेंज करी जाती है, फीचर्स गाड़ी के ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं और शेप चेंज हो जाती है, लेकिन इस गाड़ी के केस में ये पूरी तरह से एक डिफरेंट चीज़ है। और इसको एक्सपीरियंस करने के बाद आप पिछली कोई भी गाड़ी भूल जाएंगे। ये गाड़ी कहने को 2018 है और फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है, बट 2022 में ये शेप आ गई थी और ये भी फीचर्स के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल है। अब मेन डिफरेंसेस इन दोनों गाड़ियों में ये है कि ये गाड़ी इंजन के साथ है, इसमें 2.0 का इंजन आता है और ये प्लग इन हाइब्रिड है, और ये गाड़ी प्योर ईवी है। इसमें भी इंजन वाली गाड़ियाँ ऑफर होती हैं, बट पाकिस्तान में आपको मोस्टली गाड़ियाँ ये i7 यानी कि इलेक्ट्रिक देखने को मिलेंगी। तो ये इनके मेन डिफरेंसेस हैं। अच्छा, एक चीज़ अब मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि हम किसी एक गाड़ी को बुरा बोल रहे हैं और किसी एक गाड़ी को बहुत अच्छा बना रहे हैं। अब रीज़न ये है कि ये गाड़ी एक बिल्कुल डिफरेंट प्राइस वैल्यू के अंदर फॉल करती है, जिसमें आप अगर 3 करोड़ के बजट में देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में आपको प्राडो मिल सकती है। अब प्राडो कहने को बहुत अच्छी गाड़ी है, हम खुद इस बात से एग्री करते हैं, लेकिन बात यह है कि प्राडो में आपको लग्जरी नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती। वो जस्ट एक इंजन होता है, व्हील्स और बॉडी लगाकर गाड़ी आपको दे दी जाती है। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो ये चाहता है कि भाई मैंने 3 करोड़ रुपए में गाड़ी चलानी है और गाड़ी चलाने भी टॉप ऑफ द लाइन किस्म की चीज़ है और ऐसी चीज़ जो कि आपको सही मज़े कराए हर दफ़ा जब आप गाड़ी के अंदर आकर बैठें, तो फिर भाई आपके लिए ये चीज़ है। और दूसरी बात ये, पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप लो प्राइस में जर्मन गाड़ी खरीदने की कोशिश करें तो दो बातें होंगी, या तो आपको वो गाड़ी बहुत पुराना मॉडल मिलेगी, दूसरी बात ये कि अगर वो आपको मॉडल अच्छा मिल भी जाता है नया, लेकिन वो गाड़ी बहुत ज़्यादा यूज्ड होगी। जबकि इस गाड़ी की सबसे खास बात, जहांज़ेब बताइए इसकी सबसे खास बात क्या है। ये गाड़ी बहुत लो माइलेज है और कंडीशन के लिहाज से बिल्कुल साफ सुथरी है। फिर ये गाड़ी स्पेक्स के लिहाज से भी अच्छी है, हर गाड़ी में अच्छे फीचर्स लिए गए होते हैं, लेकिन इसमें मसाज सीट्स, हीटेड कूल्ड हर चीज़ ली गई है। और फिर ऑब्वियसली गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है। ये चीज़ अब पाकिस्तान में जाके इन्होंने शुरू हो रही है, बट ये गाड़ी पुराने होते हुए भी ये सारी चीज़ें ऑफर कर रही है जो कि अब गाड़ी में आना शुरू हो रही हैं, और द सेम टाइम लग्जरी टॉप नॉच। और सबसे मेन चीज़ कि अगर आप BMWs की बात करें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस कंडीशन की BMW इस मॉडल की प्लग इन हाइब्रिड में दूसरी नहीं मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ये गाड़ी सिर्फ एक ही है। अच्छा, वापस हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और ऑब्वियसली कई सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि बीइंग एन एक्सपर्ट हम लोगों को तो वो पता होती हैं, आप में से भी बहुत सारे जो पेट्रोल हेड हैं उनको भी पता होती हैं, कार टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आम लोगों को वो चीज़ें नहीं पता होती। तो हम कुछ वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। जहांज़ेब, मुझे ये बताइए कि अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ियों के पीछे कुछ लिखे होते हैं, बैचेस लगे होते हैं। BM के पीछे अक्सर X ड्राइव का बैज होता है या E ड्राइव का बैज होता है। तो ये मुझे बताइए क्या चीज़ें हैं दोनों। ओके, X ड्राइव जो है BMW का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है। अब X ड्राइव इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, छोटी सीरीज में भी होता है। तो जहाँ पे आपको X ड्राइव नजर है वो गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव होती है। इसी तरह मर्सिडीज में अगर आपको फॉर्मेट नजर है तो वो ऑल व्हील ड्राइव होती है, ऑडी में क्वार्टर ऑल व्हील होती है। तो ये है। और जो E ड्राइव होती हैं वो गाड़ियाँ मोस्टली प्लग इन हाइब्रिड होती हैं, या फिर जिस तरह ये आई है तो BM में अगर आपको कहीं पे भी आई नजर है तो समझ जाए कि वो गाड़ी EV है। परफेक्ट, दिस कार इज नॉट डिफरेंट। तो आई होप कि X ड्राइव का डिफरेंस और E का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जहांज़ेब, एक और चीज़ मुझे ये बताइए कि वैसे तो प्राइस में दोनों गाड़ियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बिल्कुल सबको पता ही है। दोनों ही BM है तो कंफर्ट तो दोनों ही गाड़ियाँ अप्रॉक्सीमेटली मोर और लेस सेम ही ऑफर करती हैं। इंडीड। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इन दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस है, और
जैसे कि एक और टर्म यूज़ की जाती है कि M40 या M50 या M70। ओके, तो इनमें क्या डिफरेंसेस है जरा बताइएगा। अब ये दोनों गाड़ियाँ कहने को हैं तो डिफरेंट ब्रांड्स की टोटली, क्योंकि ये ईवी है, इसमें इंजन है, और परफॉर्मेंस को भी ऑब्वियसली ईवीज में काफ़ी फर्क होता है। ईवीज की एक्सीलरेशन बहुत नेक्स्ट लेवल होती है, बट ईवीज की ड्राइव थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल गाड़ियाँ, क्योंकि इनमें बैटरी पैक होता है और इनका वेट सारा होता है। तो दिस का इज नो डिफरेंट, बट ये आपको वेट वाली फील नहीं करवाती, क्योंकि इसमें पावर इतनी है, इसका सस्पेंशन इतना सॉफ्ट है। ओवरऑल इस गाड़ी को ईवी के हिसाब से ही बनाया गया है और ये बड़ी फिट है। लेकिन जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 535 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि ये गाड़ी 320 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। तो परफॉर्मेंस का अगेन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, बट ये गाड़ी भी ज़्यादा फॉल बिहाइंड नहीं करती। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये भी आपको कोई तंग नहीं करेगी, और कुछ प्रोस इसके हैं, कुछ प्रोस इसके हैं। इसका कौन ये है कि इसमें आपको रेंज एंजाइटी होगी, जब इसकी बैटरी एंड होगी तो फिर ऑब्वियसली आपको पंप से पेट्रोल डलवा के आप इसको आगे चला सकते हैं, इसको चार्ज करना पड़ेगा, जो कि इस गाड़ी में इशू नहीं है। इसमें बैठ के आप 1 गो में कराची भी जा सकते हैं, इस कार में ये चीज़ करना थोड़ा मुश्किल है। और जहाँ तक बात है बैजेस की, तो M50, M60, M70 या X60, तो जितने फिगर्स ऊपर जाएँ गाड़ी की परफॉर्मेंस उतनी बेहतर होती जाएगी। अब इसमें जो M70 वाली गाड़ी आती है वो 600 प्लस हॉर्स पावर होती है, जो 60 होती है, बेशक M60 हो या X60 हो, तो ये गाड़ी 500 के आसपास होती है। और जितना M40 या 40 की तरफ चले जाएंगे तो उतनी परफॉर्मेंस फिगर्स कम होते जाएंगे, तो जितना बड़ा फिगर होगा उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताऊं कि अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, आप लोग कहेंगे कि यार ये बंदा पागल हो गया, इसको चपेड़े मारो, लेकिन असल में ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये फैक्ट है। वो फैक्ट ये है कि जैसा भी जहाँ ज़ैफ ने बताया कि इंजन्स वाली गाड़ियाँ अगर इलेक्ट्रिक कार्स के साथ हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक कार्स सुपर फास्ट होती हैं, ऐसा ही है। इंडीड। और अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि BMW i7 जो है, इसमें एग्जैक्ट जो 7 सीरीज इंजन वाली गाड़ी आती है वो i7 से ज़्यादा फास्ट है। यस। उसका रीज़न ये है कि इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 2.75 टन के करीब है, जबकि वो 2.2 टन की व्हीकल है। और पावर नंबर्स अगर हम देखें तो हॉर्स पावर उसके इससे थोड़े से ज़्यादा है, टॉर्क तकरीबन सेम ही है, तो उस लिहाज से वो गाड़ी अगर देखें तो इससे ज़्यादा तेज़ है। लेकिन यस, जो इंस्टेंटली टॉर्क और पावर आपको इलेक्ट्रिक में मिलता है वो इंजन वाली गाड़ियों में आपको नहीं मिल सकता। सो जैसे ये बताइए कि दोनों की स्पीड में कितना फ़र्क है। और जैसा कि नॉर्मली हम देखते हैं जितने भी दूसरे ममालिक हैं उनमें जब सिग्नल्स पर गाड़ियाँ रुकती हैं तो उनके जितने भी ड्राइवर्स होते हैं उनमें एक रेस होती है, जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है किसकी गाड़ी फ़ौरन से पहले आगे जाती है। तो इन दोनों के साथ अगर कंपेयर करें हम आपस में इन दोनों को, तो कौन सी गाड़ी आगे निकलेगी? डेफिनेटली ये वाली गाड़ी। अब कहने को ये गाड़ी बहुत बड़ी है, सही शिप लगती है ये गाड़ी, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से ये नेक्स्ट लेवल है। इसका 0 to 100 4.7 सेकंड है, इसका 0 to 100 5.4 सेकंड है, तो 4.7 वर्सेस 5.4 काफ़ी डिफरेंस होता है। और इसका टॉर्क सही इंस्टेंट फील होता है आपको। इसमें ये थोड़ा सा टर्बो स्पूल होके निकलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, है ये भी काफ़ी तेज़, बट ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है टाइम के साथ साथ, और दिस कार इज नो डिफरेंट, ही बहुत तेज़ है। अच्छा गाइस, अब एक बड़े मज़े की चीज़ है, क्योंकि एक गाड़ी तो हमारे पास पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक है, यानी कि ख़ानदानी इलेक्ट्रिक है, लेकिन जो दूसरी गाड़ी है उसमें भी इलेक्ट्रिक DNA कहीं ना कहीं तो है, क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड है, इसके साथ इंजन भी है। तो जहाँ मुझे ये बताइए कि इसकी तो आपने एक रेंज बता दी कि एक चार्ज में इतनी चलती है, इसकी अगर सिंगल चार्ज हम करें तो वो EV रेंज कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली? सिंगल चार्ज में ये गाड़ी तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास कर लेती है, ठीक है, और उसके बाद इसका इंजन क्लीन कर जाता है। 40 किलोमीटर मेरे ख्याल से एक नॉर्मल बंदे के यूज़ के लिए सफिशिएंट होते हैं। रात को आप इसको चार्ज करें तो ये गाड़ी बिल्कुल फ्री चलेगी। जहाँ तक बात है इसकी रेंज की, तो ये एक चार्ज में 500 किलोमीटर तक चल सकती है, या इवन प्लस भी जा सकती है, जो कि अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छी रेंज है। मोस्टली गाड़ियाँ इतना हिट नहीं करती, BMW क्लेम करता है 600, बट रियलिस्टिकली ये गाड़ी 500 दे देती है। क्योंकि आप वो जो रेंज टेस्ट होता है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, जबकि आप डिफरेंट सिनेरियोज में इस चीज़ को चला रहे होते हैं, तो रियलिस्टिकली रेंज ओरिजिनल रेंज से थोड़ी सी कम ही आती है। अब जैसे कि इस गाड़ी की 40 किलोमीटर के आसपास की रेंज आपको सिंगल चार्ज में मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ माइंड में रखें कि क्योंकि इस गाड़ी के साथ इंजन भी मौजूद है, तो पहली चीज़ तो आपके दिमाग से वो रेंज एंग्जाइटी वाली बात निकल गई कि यार अगर पूरी 40 ना चली तो क्या होगा। तो भाई आपके पास इंजन मौजूद है, इंजन आप रुकेंगे नहीं, आप आराम से अपने घर में आ जाएंगे। और अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसका 50 किलोमीटर के अंदर अंदर रेडियस में हर रोज़ ट्रैवल रहता है, तो यकीन माने कि इस गाड़ी को आप सही तरीके से एंजॉय भी करेंगे, और ये गाड़ी आपके फ्यूल के मद में ठीक ठाक पैसे भी बचाएगी, और ऑब्वियसली शहर के अंदर बड़ी क्वाइटली चलेगी, इसकी पावर डिलीवरी स्मूथ होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली ही चलाएंगे। बिल्कुल। अभी ये दोनों गाड़ियाँ ऑन खड़ी हुई हैं, लेकिन दोनों की आवाज़ नहीं है। यस, उस वाला चस्का इसमें भी आपको मिल रहा है। एग्जैक्टली। सो ये बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पसंद करते हैं तो उसकी सबसे सेफ साइड ये है कि इलेक्ट्रिक भी है, साथ फिर इंजन भी है, तो दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। अब ऑब्वियसली क्योंकि दोनों ही टॉप नॉच किस्म की चीज़ें हैं, जर्मन दोनों के अंदर DNA है, जर्मन DNA है, तो
हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी पुरानी होगी या इसके अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं वो बुरी होंगी, लेकिन ऑब्वियसली एक चीज़ 5 साल बाद की है, एक चीज़ 5 साल पहले की है। तो जाज़ेब ये बताइए कि दोनों की टेक्नोलॉजी में कितना फ़र्क है। और इंटीरियर के अंदर जो गैजेट्स दिए हुए हैं उस मैंने सुना है कि इसमें एक सिनेमा स्क्रीन भी है बड़ी शानदार जो 5G से कनेक्ट हो जाती है, बड़ी कमाल की। तो बताइएगा क्या डिफरेंस है। अगर हम थोड़ा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव सोचें तो अब ये गाड़ियाँ कहने को फुल साइज सेडान है और लग्जरी की इंडस्ट्री में टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड डिफाइन करती हैं। तो वैसे पाकिस्तान में हमने कोई बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ एक्सपीरियंस की नहीं होती, तो मैं बताता चलूँ कि ये गाड़ी पुरानी होते हुए भी इतने फीचर ऑफर करती है जो कि मोस्टली पाकिस्तानी गाड़ियों में आपको काफ़ी सालों बाद जाके देखना मिलना शुरू होते हैं। अब अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो ये प्लग इन हाइब्रिड इतना पहले से है। फिर ये गाड़ी इसमें रिम 20 इंचेस के आते हैं, बैक पे स्क्रीन आती हैं, सनरूफ आती है, सॉफ्ट क्लोज डोर्स हैं, मसाजर्स हैं, वट नॉट। बट अगेन इसके ऊपर भी फिर ये वाली सीरीज़ आई और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की तो इसमें इतनी चीज़ें दे दी गई जितना कि ऑब्वियसली किसी गाड़ी में नहीं है। जहाँ तक बात है सिनेमा स्क्रीन की तो इसमें वो तो है ही, इसमें 31 इंचेस की 8K स्क्रीन आती है बैक पे। पहले इन गाड़ी में ये होता था कि हर पैसेंजर के पास अलग से स्क्रीन दी गई होती, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, और दोनों अपना मल्टीमीडिया प्ले कर सकते हैं। बट अब इस गाड़ी में उसको बर्ज करके एक ही बड़ी साइज स्क्रीन दे दी गई है जो कि गाड़ी के अंदर वाव फैक्टर बहुत क्रिएट करती है। किसी को i7 का पता हो ना हो, स्क्रीन का जरूर पता होता है, और i7 सुनते ही बंदे के माइंड में पहली चीज़ जो मेरे आती है एटलीस्ट वो ये है कि इसमें बड़ी सारी स्क्रीन दी गई है। फिर वो स्क्रीन टच भी है और उसके साथ साथ आपके पास 2 इंडिविजुअल स्क्रीन्स भी हैं दोनों पैसेंजर्स के पास। डोर्स के ऊपर लगी हुई हैं तो आप गाड़ी के मोस्टली फीचर्स वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, उससे कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली स्क्रीन को एंजॉय करने के लिए इसमें एक प्रॉपर लाउंज मोड भी आता है, बिल्कुल, जिसमें आपकी सीट रिक्लाइन हो जाती है, वो कर्टन्स बंद हो जाते हैं। यस, तो एक चीज़ तो भाई यहाँ पर बहुत अमेजिंग किस्म की है कि ऑब्वियसली प्राइस में बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन जो चीज़ें इस गाड़ी में आपको मिलती हैं वो आप कहीं भी इस वक्त किसी भी दूसरी गाड़ी में एंजॉय नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर एक बड़ा ही कमाल का साउंड सिस्टम है, ठीक है। अब उस साउंड सिस्टम में क्या इन्होंने ऐड किया है कि जो पिछली सीट है उसमें एक्साइटर्स आते हैं। एक्साइटर्स बेसिकली थोड़े बड़े साइज़ के वाइब्रेटर्स होते हैं जो कि सीट के अंदर लगे हुए होते हैं। तो जब आप म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे होंगे तो वो म्यूज़िक की रिदम के साथ वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो म्यूज़िक लिसनिंग एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का होता है। सो जाज़ेब इसके अलावा मुझे बताइएगा कि दोनों गाड़ियों की अगर टेक्नोलॉजी का डिफरेंस हम देखें तो क्या क्या डिफरेंस है। डिफरेंसेस अगर सबसे एक हाईलाइट फीचर की बात की जाए तो वो है मेरे ख्याल से लुक्स। इसका लुक सही नेक्स्ट लेवल है और आउट ऑफ द बॉक्स है। इसमें ग्रिल ग्लो करती है तो मुझे बड़ा फिट लगता है। रात में इस गाड़ी की सही डिस्टिंक्टिव सी लुक आती है। सुनने में तो लगता है कि ग्रिल ग्लो ही करती है, इसमें क्या है, बट रात में ये चीज़ आपको सही स्टैंड आउट करवाती है। फिर इसमें ऑल व्हील स्टीयरिंग आता है, इसके अगले के साथ पिछले टायर्स भी मुड़ते हैं और इसमें पार्किंग असिस्ट आता है। ये गाड़ी आपको खुद कहीं पार्क करने में हेल्प करती है। मोस्टली नए ड्राइवर्स को क्या इशू होता है कि उनको चलानी तो गाड़ी आ जाती है आगे, लेकिन रिवर्स करने में इशू होता है उनको कि बैक पे कहाँ से देख के किस तरह से गाड़ी मोड़नी है। तो इसमें वो चीज़ है पार्क असिस्ट, जहाँ से आपने गाड़ी ला के पार्क की है ये गाड़ी उसी पार्क पे सेम टू सेम रिवर्स भी हो जाती है ऑब्स्टिकल्स को सेंस करके कि अगर कोई चीज़ बैक पे है तो ये रुक भी जाएगी। ये चीज़ बहुत यूजफुल है। फिर इसमें डोर्स ऑटो आते हैं तो उसके लिए सेंसर चाहिए हैं और वो सिर्फ डोर्स के लिए काम नहीं करते, इस गाड़ी को सेल्फ ड्राइव करने में भी काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। तो वो सारे फीचर्स हमने डिटेल रिव्यूज़ में कवर किए हुए हैं जो कि आप जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा फिर इसमें 360 कैमरास, पार्किंग सेंसर्स, रडार, वट नॉट सब कुछ आता है। यस, जैसा कि अभी जाज़ेब ने बताया कि इस गाड़ी में आपको ऑटो रिवर्स का फीचर भी मिलता है। तो मज़े की चीज़ ये है कि इस गाड़ी में आपको रिवर्स के लिए पहले से राउट्स आप सेव कर सकते हैं। इसमें जहाँ जहाँ आप जाएंगे आप वो रूट्स जो हैं इसमें पहले से सेव कर लेंगे। अब उसमें होगा क्या, कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपने हर रोज़ जाना होता है, गाड़ी को पार्क करना होता है, तो अब आपने क्या करना है कि जब भी आप वहाँ जाएंगे आप अपना मर्ज़ी का वो जो आपने वहाँ पर राउट सेट किया हुआ होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। अब आपने पीछे होकर बैठ जाना है ऐसे सुकून से, गाड़ी आपके लिए खुद पार्क होगी। बिल्कुल ठीक है। हर रोज़ आपको इतनी बड़े जाइगेंटिक चीज़ को आगे पीछे लेफ्ट राइट स्टीयरिंग टर्न करने के मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा प्रोसेस ये गाड़ी आपके लिए खुद करेगी। फिर अब इतनी मज़े की चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा, आप कहेंगे कि यार वाकई में टेक्नोलॉजी जो है ना अब सही, इस वक्त हम लोग सही टेक्नोलॉजी की वो जो इवॉल्व करती हुई टेक्नोलॉजी है उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब इस गाड़ी में आपको जो क्रूज़ कंट्रोल मिलता है वो काइंड ऑफ सेमी सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम के साथ मिलता है, जिसमें जब आप हाईवे पर इसको एडॉप्टिव क्रूज़ पर रखेंगे तो ये गाड़ी आपके लिए स्टीयरिंग भी खुद ही करेगी। ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस लॉज के हिसाब से कुछ चीज़ें कम और कुछ चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन इसमें न सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम आता है तो लॉन्ग ड्राइव पर आप स्टीयरिंग छोड़कर रिलैक्स कर सकते हैं, बल्कि ये इतनी स्मार्ट है कि ये गाड़ी के अंदर आपको इंफ्रारेड सेंसर्स मिलते हैं जो कि आपके फटीग सेंसर्स जिनको हम कहते हैं, वो आपको सेंस कर रहे होंगे कि आपका फेस एक्चुअल में रोड की तरफ देख भी रहा है या नहीं देख रहा।
अब आप चिल करते हुए ड्राइव कर रही है आपकी गाड़ी और आप बात कर रहे हैं दोस्तों के साथ, तो ये उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगी और इसका क्रूज डिसएंगेज हो जाएगा। कितनी कूल चीज़ है। फिर हाईवे पर अगर आपने इसको लेन चेंज करनी है, एडॉप्टिव क्रूज आपने लगाया हुआ है, तो लेन चेंज करने के लिए भी आपको स्टीयरिंग टर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप टर्न इंडिकेटर जिस भी साइड का लगाएंगे तो पहले तो ये गाड़ी तमाम सेंसर्स को यूज़ करते हुए रोड को सेंस करेगी, आगे पीछे की व्हीकल्स को सेंस करेगी और आपके लिए खुद लेन चेंज करेगी, गाड़ी को ओवरटेक करेगी और वापस लेन में आ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो भाई इस गाड़ी के अंदर आपको तमाम तर वो टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि आप जेम्स बॉन्ड की किसी मूवी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जैन भी, वैसे मेरा आपसे क्वेश्चन है, मोस्टली पाकिस्तान में जो i7 होती हैं वो i7 ही क्यों होती हैं? अब जिस तरह ये गाड़ी है 740e है, इसमें भी इंजन वाली गाड़ियाँ आती हैं, पाकिस्तान में ये क्यों नहीं मंगवाते लोग? मोस्टली इलेक्ट्रिक क्यों मंगवाते हैं? जहाज़ेब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अब आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ। आप देखें कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। बिल्कुल। जो जिसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी है और दूसरी में भी है। जैसे अभी आपने पूछा कि ये क्यों आ रही है, इसमें इंजन वाली क्यों नहीं आ रही, तो पाकिस्तान में अभी आपको बहुत ज़्यादा पोर्शे टाइकन्स देखने को मिलेंगी। इंडीड। ठीक है। अब अगर उसी सेगमेंट की आप इंजन वाली गाड़ी पोर्शा में मंगाते हैं तो मेरे ख्याल से वो गाड़ी तकरीबन कॉस्ट करती है 15 से 17 करोड़ रुपए की। मैं अगर गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं। जबकि पोर्शा टाइकन इस वक्त 3 से 4 करोड़ की ब्रैकेट में आपको कमाल की गाड़ी मिल जाती है। ठीक है। अब जितने में आप पोर्शा टाइकन खरीदते हैं या जितने में आप उसमें पोर्श की इलेक्ट्रिक इंजन वाली गाड़ी खरीदते हैं उतने में आप 4 पोर्शा टाइकन खरीद सकते हैं। सेम एग्जाम्पल इस गाड़ी के लिए भी है। इंजन वाली गाड़ी क्योंकि ऑब्वियसली उसका इंजन बड़ा होगा, ड्यूटीज ज़्यादा होंगी, टैक्सेस ज़्यादा होंगे, तो पाकिस्तान के अंदर तो भाई आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो गाड़ी कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। और फिर दूसरी बात ये है कि उस गाड़ी को कोई यहाँ ला कर भी क्या करेगा। मसला ये है कि दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल वो कह लेना कि एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी हैं और एक ही जैसी फीचर्स ऑफर करती हैं इंजन को छोड़कर। तो अगर हम यहाँ की पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से देखें तो वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। ज़्यादा प्रैक्टिकल ये है क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में आप सेम वही वाले फीचर्स इस गाड़ी से भी एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ऐसी है कि जैसे आप 2 i7 लेने की बजाय आप एक इलेक्ट्रिक मंगवा लें और दूसरी भी पूरी की पूरी आप ड्यूटी में डाल रहे हैं गाड़ी। मतलब आप एक की बजाय 2 ले सकते हैं अगर ईवीज लें तो। सही है। ये तो उतनी ही प्राइस में आप 3 इस तरह की गाड़ियाँ खरीद सकते हैं आराम सुकून से। और जहाँ तक बात है वैसे इस गाड़ी की, तो इसमें और इसमें अपने टेक्नोलॉजी का तो हमने बता दिया कि कितना कोई डिफरेंस है। लेकिन बीइंग अ 7 सीरीज मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी लग्जरियस है और अपने प्राइस पॉइंट पे जस्टिफाइबल है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर किसी बंदे का बजट 3 करोड़ तक है या किसी बंदे का बजट थोड़ा ज़्यादा है इससे, तो उसको इन दोनों में से किस पे ऑप्ट करना चाहिए? अगर लेट्स सपोज किसी के लिए बजट की कंस्ट्रेंट है 3 करोड़ के आसपास, तो ऑब्वियसली वो बंदा इस गाड़ी पे जाएगा। इस पे आप क्या कहते हैं? अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया भी था आपको कि ये दोनों ही गाड़ियाँ एक्चुअल में जो डीएनए अपने साथ लेकर आती हैं वो BMW का है। इंडीड। ठीक है। तो कोई भी ऐसा पेट्रोल हेड जिसको ड्राइविंग का शौक है और जो वो होता है ना, BMW के बारे में ये चीज़ मशहूर भी है कि ये ड्राइवर्स कार समझी जाती है, ड्राइवर्स ओरिएंटेड होती है ये ज़्यादातर। मर्सिडीज़ के बारे में कहा जाता है कि वो शोफर ड्रिवन होती हैं, पैसेंजर्स के लिए होती हैं। अब दोनों गाड़ियों के अंदर अगर आप ड्राइविंग डायनामिक्स को देखें तो आपको अगर ऐसे आप आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपको गाड़ियों में बिठा दिया जाए और एक बंदा गाड़ी चला रहा हो, एक बार इसमें बैठ जाएं और फिर एक बार इसमें बैठ जाएं, तो आप नहीं बता सकते कि आप कौन सी वाली गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियों के अंदर जो हैंडलिंग का डीएनए है, सस्पेंशन, हर एक चीज़ एक जैसी है। ठीक है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास 3 करोड़ रुपए का बजट है और आप लो बजट के अंदर एक ब्रांड न्यू BMW एंजॉय करना चाहते हैं, तो भाई इससे अच्छा ऑप्शन तो और कोई हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली जिस बंदे के पास पैसे हैं वो तो फिर, मेरे पास अगर 6 करोड़ का बजट होता तो मैं ये गाड़ी क्यों खरीदूंगा? बिल्कुल, मतलब मैं ये खरीदूंगा भाई। लेकिन अगर बजट कम है तो फिर मेरे ख्याल से इससे बेस्ट ऑप्शन कोई भी और हो नहीं सकता, और BMW के उसी डीएनए के साथ और उसी पावर के साथ। और मेरे ख्याल से ऑन पेपर तो हमें ये देखने में लग रहा है कि ये गाड़ियाँ डबल हैं प्राइस में, लेकिन इसमें डिफरेंस डबल से भी कई ज़्यादा है, क्योंकि ये गाड़ी इंजन वाली नहीं है, ईवी है। ये इंजन वाली उससे आधे प्राइस में है। अगर ये इंजन वाली हो और ये इंजन वाली हो, लाइक बराबर कंपैरिजन किया जाए, दोनों 740 हो, तो फिर तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी टोटली जस्टिफाइबल है। यस, ये थी जी आज की डिफरेंट किस्म की वीडियो। हमने एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, ताकि इस सीरीज़ को फ्यूचर में हम आगे कंटिन्यू कर सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पर नए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।